हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिटायरमेंट को लेके ही है। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी अपने रिटायरमेंट को लेकर सीरियस है तो मेरा मानना है कि ये वीडियो उसको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ए टू जेड उसको रिटायरमेंट का सारा प्लान बताऊंगा कि कैसे वो इन्वेस्ट कर सकता है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना उसको रिटायरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अभी जैसे रिटायरमेंट अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा मुझे जब आता है वो आता है इन्फ्लेशन का। ठीक है। इन्फ्लेशन का फर्स्ट रोल कैसे आता है? तो इसका फर्स्ट रोल ऐसे आता है कि मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे, कोई सामान आज के डेट में 1 लाख रुपए में मिल रहा हो, तो नेक्स्ट ईयर 5% का अगर हम इन्फ्लेशन देख लेते हैं तो यही सामान हमें 1,05,000 रुपया में मिलेगा, 2,65,000 में। अगर हम 30 साल बाद देखते हैं तो यही सामान हमें मिलेगा 4,32,000 रुपया में। मतलब कि जो सामान आज हम 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, 30 साल बाद उस सामान को खरीदने के लिए हमें 4,32,000 रुपया पेड करना होगा। अब आप बोलिएगा ये 30 साल का एस्टिमेट मैं क्यों लेके चला हूँ? क्योंकि जब आप रिटायरमेंट का प्लान बनाते हैं तो 25, 30, 35 साल के एज में बनाते हैं, मतलब बनाना चाहिए। बनाने वाले तो 50 साल में भी बनाते हैं। तो अगर आप 35 साल में बना रहे हैं और अगर आप 55 का रिटायरमेंट का रखे हैं तो 20 साल के लिए तो आपका हो ही, मतलब रिटायरमेंट प्लान हो ही जाएगा। अगर कोई 30 साल में रखा है तो 25 साल हो जाएगा, कोई 25 साल 20 में रखा है और 50 में रिटायरमेंट का सोचा है तो उसके लिए 30 साल हो जाएगा। मतलब लॉन्ग पीरियड होता है। इसलिए मैं मतलब आपके कॉर्पस को कैसे घटाता है कि, तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट था वो था इन्फ्लेशन। इस डाटा को देखकर हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन का कितना ज्यादा नेगेटिव असर हमारे रिटायरमेंट पर पड़ता है। अभी जो हमने इन्फ्लेशन का डाटा चेक किया है, इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि हमें अपना जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ उस कॉर्पस को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें अच्छे रिटर्न मिल सके। ठीक है। अच्छे रिटर्न मिल सके। अब मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं जो रिटायरमेंट के समय हर किसी को लेना अनिवार्य है। जैसे पहला जो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कह रहा हूं? जैसे मान के चलिए आप 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार किए हैं, अब आप रिटायर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आप 60 ईयर्स में रिटायर हो रहे हैं। तो 60 ईयर्स में रिटायर होने के बाद क्या है कि जो आपका हेल्थ फिटनेस 30 ईयर्स में था या आपके डिपेंडेंट का 30 ईयर्स में था, वो 60 ईयर्स में आपका उस तरह का नहीं रहेगा। उसमें कई सारी परेशानियां आने लगती है, कई बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखे हैं और कोई बड़ा खर्चा आ जाता है तो वो आपके कॉर्पस पे असर करेगा, और आपका कॉर्पस अगर कम हो गया तो आपका मंथली जो पेंशन का प्लानिंग है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। दूसरा है लोन। अगर आप रिटायर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रिटायरमेंट से पहले जितने भी तरह का आपका लोन हो, जैसे कोई घर वगैरह का होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या किसी भी तरह का कुछ जो लाइबिलिटी हो आपके ऊपर, उसको खत्म कर दें। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपकी एक फिक्स इनकम होगी जो अभी मैं बता रहा हूँ उससे, तो उससे अगर आप अपने लाइबिलिटी में ही खर्च करेंगे तो आपको घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो भी लाइबिलिटी हो उसको पहले ही क्लियर कर दें। तीसरा जो है वो है एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस का क्या है कि आज जैसे आप ये बना रहे हैं बजट कि मेरा मंथली का खर्च कितना है। ठीक है। अब आने वाले समय में ये खर्च कितना होगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन रफली एक आइडिया आपको लगा सकते हैं कि अगर मेरा आज का खर्चा 50,000 रुपया है और 20 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 5% का इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, तो एक रफली राउंड फिगर में आपका
खर्च निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका मंथली खर्च निकला उसको 12 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 12 से मल्टीपल करने पे क्या होगा कि आपका साल का खर्च निकल जाएगा। कि हाँ, जैसे अभी के समय में हम मान के चल रहे हैं कि किसी ने 5% का हिसाब से लगाया और उसको 50,000 रुपया दिख रहा है, तो वो 12 से गुना किया तो ये 6 लाख रुपया का टारगेट वो आज से 20 साल पहले लिया था कि हाँ, आज के समय में उसको 6 लाख रुपया मिलेगा साल का, तो चल जाएगा। मतलब 50,000 रुपया महीने में उसका घर चल जाएगा, ठीक है। अब जो आप बना रहे हैं कॉर्पस, वो आपके एनुअल एक्सपेंस मतलब ये जो है 6 लाख, इससे 20 से 25 गुना होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप कॉर्पस बना रहे हैं, जैसे अगर इसका 6 लाख रुपए महीने का खर्चा है तो 20 गुना यानी कि 1.2 करोड़, 25 गुना यानी कि 1.5 करोड़ का कॉर्पस होना ही चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इतना का इसका होना चाहिए। अब हम अपना जब ये सेट कर दिए कि हमारा कॉर्पस कितना होना चाहिए, हमारा एक्सपेंस कितना होना चाहिए मंथली, हमारा एक्सपेंस कितना होना चाहिए ईयरली, तो अब हम अपना कॉर्पस सेट कर लिए तो ये तय करेंगे कि हमको अपना कॉर्पस कितना परसेंट हर मंथ लेना है। जैसे ये तो हम अपना तैयार कर दिए कि हमको कितना कॉर्पस होना चाहिए, लेकिन कॉर्पस से हमें हर मंथ कितना परसेंट निकालना है ये तय करना है। अब इसका एक मैं आपको डाटा देता हूं। अगर आप 6% विड्रॉ करते हैं, जैसे जो भी आपका कॉर्पस जमा है, तो एक मतलब 6% का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ये आपके लिए मतलब एक बेहतर विकल्प होगा। 5% करते हैं उससे बेहतर है, 7% जाते हैं, 8% जाते हैं, तो वो थोड़ा लिए आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉर्पस है, अब जैसे हम यहाँ मान के चलते हैं कि कोई 50 लाख का कॉर्पस बनाया, ठीक है, 6% के दर से विड्रॉ कर रहा है, तो कितना विड्रॉ करेगा एनुअली? 3 लाख। 3 लाख हो गया तो मंथली हो गया रुपया। 50 लाख का ही कॉर्पस है रुपये का, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होगा, आफ्टर 30 ईयर्स अगर आप 6% के हिसाब से ले रहे हैं 25,000 रुपया महीने का, तो आपका 30 ईयर्स के बाद जो ये 50 लाख का कॉर्पस है ये हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है। अगर आप 6% के हिसाब से लेते हैं तो, अगर आप 7% के हिसाब से लेते हैं तो ये कॉर्पस आपका जो है 50 लाख का ये हो जाएगा 80 लाख रुपया, ठीक है। और अगर आप 8% के हिसाब से लेते हैं तो ये आपका बच जाएगा 10 लाख, मतलब 50 लाख का जो आपका कॉर्पस था ये 10 लाख बच जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स। मतलब आप अगर 50 में रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो 80 साल के बाद ये 10 लाख बच जाएगा। इसका मतलब कि आपका कॉर्पस घट रहा है। अगर आप यहाँ 2-3 साल और जीवित रह जाते हैं तो आपको आपका जीवन कैसे चलेगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करना है कि बेहतर विकल्प है 6%, 5% आप मंथली जो भी आपका कॉर्पस है उसका खर्च करें, ताकि आपका ये कॉर्पस भी बढ़ता रहे और आपका इधर से घर भी चलता रहे। तो या तो आप अपने यहाँ पे एक्सपेंस को कम कर लीजिए अगर आपका कॉर्पस बड़ा नहीं है तो, या फिर आप कोशिश कीजिए अभी से इतना इन्वेस्ट करें कि आपका कॉर्पस काफी बड़ा हो जाए, ताकि आप पेंशन के बाद सोचना ना पड़े घर चलाने के लिए। अब हमें ये तो ध्यान रखना होगा कि कॉर्पस कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कॉर्पस बन गया, कितना निकालना है, मंथली खर्च कितने हैं। अब कॉर्पस को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कॉर्पस है उससे हमको इनकम जनरेट करना है पेंशन के लिए, ठीक है। दूसरा है आपको पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि पैसा टाइम टू टाइम ग्रो हो सके। और तीसरा ध्यान रखना है कि हम पैसा जहां भी इन्वेस्ट किए हो वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है तो अभी मैं आपको दिखाया था कि 1 लाख रुपए का कोई सामान 30 साल के बाद कैसे 4 लाख रुपया में मिलता है। तो अगर वो पैसा आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जहां भी इन्वेस्ट करेंगे हमें कोशिश करना है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे
डेप्ट में कर सकते हैं। डेप्ट में मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकते हैं, या फिर इसको डेप्ट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो क्या हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कितने % इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने समय के लिए आपको करना है। अगर इस पैसे की जरूरत आपको 1 साल के अंदर चाहिए, लेस देन 1 ईयर, तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में करना है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में करना है। दूसरा, अगर 1 ईयर टू आपके पास 3 ईयर्स समय है तो आपको शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में करना है। अगर आपके पास समय है 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स है तो आपको यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड में करना है। और अगर आपके पास मोर देन 5 ईयर्स है, कि मतलब आपको जो भी कॉर्पस है आपको 5 ईयर्स के बाद इसकी जरूरत है, तो फिर आप यहाँ पे इसको लार्ज कैप एंड फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज आपको अवॉइड करने हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको अवॉइड क्या करना है, मतलब जो भी स्मॉल कैप में नहीं लगाना है, स्मॉल कैप फंड में नहीं लगाना है, मिड कैप फंड में नहीं लगाना है, और किसी एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर वो जो आपका म्यूचुअल फंड है तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस सेक्टर में लगा रहे हो वो सेक्टर ग्रो करे। हो सकता है वो लॉस में चला जाए तो आपका कॉर्पस कम हो जाएगा, इसलिए आपको मिला जुला के इस पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि हमें कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए हम भी इसमें भी आपको बताएंगे 3 पॉइंट। पहला, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि आप बिल्कुल सेफ मतलब रहना चाहते हैं, तो आपको डेप्ट पे 75%, इक्विटी पे 25%, मॉडरेट मतलब आप इक्वल में रहना चाहते हैं तो आपको डेप्ट में 50% और इक्विटी में 50% इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप अगर एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव इन द सेंस कि कई बार कॉर्पस छोटा रहने के कारण भी लोग एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो उनको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा, रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा तो उनका मंथली खर्च नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कारण से भी जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनको एग्रेसिव में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अभी से आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपना कॉर्पस बड़ा करें और आराम से कंजर्वेटिव में डेप्ट में 75% और इक्विटी में 25% करके सेफेस्ट खेल सकते हैं इन द सेंस कि वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव है तो आपको फिर डेप्ट में 25% और इक्विटी में 75% इन्वेस्ट करना होगा। कहने का मेरा इतना ही है कि जितना जल्द आप इस चीज को समझ जाएंगे कि आपको पेंशन प्लानिंग कैसे करना है, उतना बड़ा कॉर्पस आपका हो सकता है। क्योंकि जितना लेट से शुरू कीजिएगा आपका कॉर्पस को इन्वेस्ट करने में ज़्यादा पैसा लगेगा, और नहीं तो ज़्यादा समय चाहिए। अब अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो भी
मंथली एसआईपी कर रहे हैं, उसको बढ़ाना होगा, अगर उसको नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको टाइम पीरियड बढ़ाना होगा। तो बेहतर यही है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करें और अपनी पेंशन की तैयारी अभी से करें। धन्यवाद।